detail. We'll probably get into the actual interrogation, the actual questioning, and finally leave the floor open for questions. And I'm certain there will be hazard questions from people like you and I. Here's the evidence. He's actually written a book. And as part of the Kolkata Literary Meet, we are here to celebrate the book which is called From Bihar to Tihar, written by Kanhaiya Kumar. पहला सवाल, किताब जरूरी थी? एक साल हुए, कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं हमारे देश में जो शायद 25, 30, 40 साल अपनी एक्टिव करियर गुजारते हैं, लास्ट में सोचते हैं किताब लिखने के लिए. आपने एक साल हुआ नहीं, शायद 11 महीने हुए, और आपने किताब लिखने की सोची नहीं, आपने लिख डाली. तो ये किताब क्या इतना ज़रूरी था? सबसे पहले तो आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपको कि मुझे पता चला कि ये जो सरोवर है इसमें कुछ दूसरे तरह की एक्टिविटी होने लगी थी, और आपने ये जिम्मेवारी उठाई और इसको फिर से इसका पुनरुद्धार किया है ताकि लोग यहाँ आ सकें, बैठ सकें और बातचीत कर सकें. इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सवाल है कन्हैया, ये प्रोग्राम आपके बारे में, हमारे बारे में नहीं है. हम समझते हैं हम सबके बारे में है. पहला सवाल है कि किताब लिखना ज़रूरी था. मैं समझता हूँ कि आज जब हम इस दौर में हैं कि कहते हैं ये दौर सूचना क्रांति का दौर है. क्रांति के तो कई सारे नमूने हैं, लेकिन हम लोग एक ही क्रांति देख पाए हैं, सूचना क्रांति का. और सूचना क्रांति के दौर में ही एकेडमिया में आजकल एक और वर्ड चल रहा है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रूथ. मतलब प्रोपेगेंडा इस तरीके से कि किसी इंसान को विलन से हीरो और हीरो से विलन कर दिया जाए. तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा अपने साथियों, शिक्षकों और दोस्तों से कि बाहर हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, जेएनयू के बारे में, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के बारे में, वेलफेयर स्टेट के बारे में, सब्सिडी पे जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं उसके बारे में, टैक्स पेयर की मनी के बारे में, और मेरे पर्सनल इमेज के बारे में भी. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गलत है. मैं कह सकता हूँ कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है. तो डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन है. डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन है, और उस डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने का एक ही तरीका है कि आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड कीजिए. आपके बारे में जो आधा सच बोला जा रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको पूरा करें. और इसी जिम्मेदारी के तहत कि मेरी कहानी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कहानी है कि किस तरीके से हमारे देश में लाखों, हजारों, करोड़ों कन्हैया कुमार हैं जो अपने बेसिक्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, किसी तरह से वो हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, और किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ और किस तरीके का एंटी पीपल मेंटेलिटी का उनको सामना करना पड़ता है. इसलिए इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने ये किताब लिखी कि जो हमारे बारे में कहा और बोला जा रहा है वो कितना सच है, इसको आप अपने नज़रिए से देखिए, अपने आधार पे आप उसको परखिए. और ये आज आप लोगों के बीच में है, आप इसीलिए हमसे शायद बातचीत कर पा रहे हैं और इस पे विमर्श हो पा रहा है कि हमने अपने हिस्से का सच कहा है. मीडिया के इंटरव्यू के जरिए भी शायद ये सच कहा जा सकता था. आपको तो पता है सर, आजकल OLX का ज़माना है. OLX पे बेच डाल, सब कुछ फटाफट, कुरकुरे चलता टकाटक. तो ऐसे दौर में जहाँ 20 मिनट का इंटरव्यू हो, वहाँ 29 साल, मेरा एज तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन हुआ है. तो ये जो 29-30 साल की कहानी है उसको 20 मिनट में कैसे समझाया जाता. तो इसलिए हमने जो है इसको एक किताब के रूप में आपके बीच में रखा है. और जब आप प्रेमचंद बार बार बोलते थे, प्रेमचंद जब भाषण देने जाते थे तो कहते थे कि मुझे बोलने नहीं आता है, इसलिए मैं लिख कर लाता हूँ ताकि आपका भी समय ना बर्बाद हो और हमारा भी ना हो. तो मुझे भी लगा कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं उसमें संजीदगी आती है, गंभीरता आती है, और विमर्श के लिए एक स्पेस पैदा होता है जहां आप अपना भी मूल्यांकन कर सकें, समाज के बारे में भी आप सीख सकें, और क्या बेहतर किया जा सकता है उसकी आप स्ट्रेटजी बना सकें. इसीलिए मैंने इसको लिखने का निर्णय लिया है. किताब के फॉर्मेट में कितना संक्षिप्त में विस्तार की बात आप कह पाए?
देखिए, ये तो हम लोगों को हिंदी में एक चीज़ सिखाई जाती थी, संक्षेपण और विस्तारण। अब एक शब्द पे, ये विवेकानंद की धरती है, उन्होंने एक शब्द पे पूरा का पूरा भाषण शिकागो में दे डाला। तो एक शब्द पे बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों को छोटे चीज़ों में समेटा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑटोबायोग्राफी लिखने का ना ये वक्त है और ना मैं अपने आप को उस पोजीशन में देखता हूँ कि मुझे ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। लेकिन वो सारे इम्पोर्टेंट मेमोयर जो आपके ज़िंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज लाते हैं, उनको 250 पेज में कहा जा सकता है और मैंने कहने की कोशिश की है। तो ये 250 पेज का अगर संक्षिप्त को पूरा निचोड़ अगर एक सेंटेंस में आप दे पाएं तो एक सेंटेंस क्या हो? देखिए, एक सेंटेंस जो है ना, वो हमारे किताब की टाइटल अपने आप में है, बिहार से तिहार। वो टाइटल ही कहता है कि बिहार जैसे जगह से, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। बिहार एजुकेशनली जो है बैकवर्ड है, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बैकवर्ड है, और ये कलकत्ता का शहर है। हमारे यहाँ जितने भी भोजपुरी के विदेशिया गाए गए भिखारी ठाकुर के, बार बार उसमें कलकत्ते का जिक्र आता था। लोग भारी संख्या में माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं है उनके पास। आज भी फ्यूडल स्ट्रक्चर है, महिलाओं को वो सम्मान नहीं है, दलितों को जो है आदमी की तरह नहीं देखा जाता है, और आदमी जो है औरतों को अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये स्टेट ऑफ माइंड है बिहार। एक ज्योग्राफी तो है ही, बट एक स्टेट ऑफ माइंड भी है। स्टेट ऑफ माइंड भी है, ज्योग्राफी भी है, और उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसका पॉलिटिक्स है, उसका उसकी सोसाइटी के उसके डायनामिक्स हैं, उसका अपना इकोनॉमिक्स है, कई एस्पेक्ट हैं उसके। कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में बोलें तो विकास के इस दौर में पिछड़ा हुआ यह वह इलाका जहां बहुसंख्यकों को अपना हक और अधिकार नहीं मिलता है और ज़िंदगी की बेहतरी की तलाश में, बेहतरी की आशा में वो अपना अपना घर छोड़ करके कहीं और जाते हैं बेहतरी को ढूंढने के लिए, और किन परिस्थितियों में उनको किन तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि विस्थापितों का कोई गांव नहीं होता, उनका गांव उनके जहन में बसता है, क्योंकि हर जगह वो अपना गांव ढूंढते हैं और कोई गांव जो है उनको अपनाता नहीं है। तो ये जो सच्चाई है, वो पता नहीं इस देश में कितने बिहार हैं, कितने इलाके हैं जो बिहार की तरह जहाँ की स्थिति है, जहाँ लोग निकल करके दूसरी जगह जा रहे हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। आप ही सोचिए कि अगर जेएनयू पटना में होता तो मैं जेएनयू क्यों जाता, मैं पटना में ही हायर एजुकेशन ले रहा होता। और हमारे बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए बाहर निकलते हैं और किस तरह का स्ट्रगल वो करते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कोई आसान चीज़ रह नहीं गई रही आज की ज़िंदगी में। आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया है कि जिसके पास पैसा है वही एजुकेशन को एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और कमोबेश जो है ये जीवन के तमाम चीज़ों पे लागू हो रहा है। वो ट्रांसपोर्ट पे लागू हो रहा है, वो आपको हेल्थ पे लागू हो रहा है, वो जीवन की दूसरी सुविधाओं पे बराबर लागू हो रहा है। अब आप देखिए कि जिसके पास पैसा है वो ओला और उबर करेगा, जिसके पास नहीं है वो कलकत्ता की जो लोकल बस चलती है उस पर चलेगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब एजुकेशन हर किसी को नहीं मिलता है तो उसके बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर इतना कम है कि एक गरीब का बच्चा भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि जेएनयू का फ़ी अगर 5 लाख होता तो शायद मैं पीएचडी नहीं कर पाता। ये रियलिटी है। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप जब जेएनयू की डेमोग्राफी को देखेंगे तो वैसे वैसे लोग पीएचडी करते हैं जिनके बारे में ये सोच पाना कि ये भी पीएचडी कर पा रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए जो हम जीवन में सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसका जब हम फ़र्क करना शुरू करते हैं और फिर उसको जीवन में जब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ही संक्षिप्त रूप में हमने किताब में रखने की कोशिश की है। तो ये कहानी कोई मेरी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, समाज का एक ऐसा सच है जिस पे कम बातचीत होती है, जिस पे ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत है, उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। आपने ये कहा कि समाज में इस बारे में बात करने की नीड है और समाज में इस बारे में बात नहीं की जाती। मेरा सवाल है क्यों? अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जब एक ऐसा दौर आता है जहाँ आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं होती है, जहाँ आपको अपनी राय रखने की आज़ादी नहीं होती है, जहाँ आपको अपने हिसाब से खाने पीने, पहनने ओढ़ने, साथी चुनने, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेने की आज़ादी नहीं होती है, उस दौर में चीज़ों पर चर्चाएं ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी दौर में उन चीज़ों पर चर्चा करने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ भी जाती है। इसीलिए ब्रेख्ट ने शायद कहा है
कि क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरे समय के ही गीत गाए जाएंगे। जब बोलने की आज़ादी के ऊपर हमला है तो इंसान को सबसे ज़्यादा बोलना होगा। आपको लगता है कि बोलने की आज़ादी पे हमला है? ये इस तरीके से है कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, तो मैंने कहा कि एकेडिया में आजकल एक टर्म चल रहा है पोस्ट ट्रुथ, तो आपके खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाएगा जब आप बोलेंगे कि यह सरकार जो है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो जनता के एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रही है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको ब्रांड किया जाएगा। क्या कहा जाएगा कि ये आदमी तो डेवलपमेंट विरोधी है। अगर आप कह दें कि किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती क्यों छीनी जा रही है, ये जो अभी 2 लोगों को गोली मारी गई है, या इससे पहले जो नंदीग्राम सिंगूर में हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो तुरंत कह दिया जाएगा कि आप डेवलपमेंट विरोधी हैं। फिर भी अगर आप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो कह दिया जाएगा कि आप नक्सली हैं। फिर भी अगर आप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो कह दिया जाएगा कि आप नेशन के ही खिलाफ हैं। तो इस तरीके की ब्रांडिंग चलती है। फेसबुक आप इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक पे जो है ना स्टिकर होता है तरह तरह का, हंसने वाला, रोने वाला। हाँ, तो आजकल इस सरकार के पास भी बहुत तरह का स्टिकर है, इनके ट्रोलर्स के पास। अगर आप जॉब मांगेंगे तो आपको कह देगा एंटी नेशनल है। अगर आप सरकार की जो पॉलिसी है उसका एनालिसिस करके आप देखेंगे कि ज़मीन पे वो कितना लागू हुआ है, तो आपको कह देगा कि ये डेवलपमेंट विरोधी है। अगर आप कह देंगे कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो कह देगा कि तुम 30 साल तक पढ़ क्यों रहे हो। अगर आप कह देंगे कि यह देश सबका है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो वो कह देंगे कि तुम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये जो है एक ब्रांडिंग का दौर है। और ये हमला जो है, मैं इसको हमला बोलता हूँ, ये हमला इतना संगठित है कि इसके सामने टिक करके खड़ा होना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे कोई लेना देना नहीं है संजय लीला भंसाली से, उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। हो सकता है कि वो हिस्ट्री जो है को सही तरीके से नहीं रख रहे हो, लेकिन ये दिक्कत भी तो है ना। जब हम माने कला को इतिहास की तरफ पेश करने लगते हैं और इतिहास को कला की तरफ पेश करने लगते हैं, उसमें एक दिक्कत भी तो होती है। पता नहीं ये कौन है, करनी सेना जा करके उसके साथ मारपीट कर रही है। ये एक तुरंत का उदाहरण है। इसके पहले मैं बताता हूँ, बगल में झारखंड है, बंगाल से सटा हुआ है। वहाँ पे एक लड़का जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखता है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। पुलिस उठा करके ले जाती है कि अब तुम राष्ट्र के खिलाफ लिख रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू नेशन। इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। उसको पुलिस उठा करके ले जाती है, कस्टडी में उसकी इतनी पिटाई होती है कि वो मर जाता है। उसके बाद आप देखिए, यहीं बगल में आपका है छत्तीसगढ़, वहाँ एक पत्रकार हैं बेला भाटिया, और एक बहुत बड़े आईजी हैं जो महिलाओं को हमेशा गालियां देते रहते हैं। उनको बुला करके सम्मानित किया जाता है 26 जनवरी पे। और वहाँ ये साफ साफ है कि कोई भी पत्रकार बाहर से जाकर के छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की हालत है उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। आप अगर एक शब्द बोल देते हैं कश्मीरी जनता के पक्ष में, आज़ादी के पक्ष में नहीं, कश्मीरी जनता के जनता के पक्ष में, उस पर अगर एक शब्द बोल देते हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहता है। और ये जो ब्रांडिंग चलती है उसमें देखिए कि किसके खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, जब हम देवी की पूजा करते हैं वहीं पे एक खास प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, जिनको पत्रकार कहते हैं, आप भी पत्रकार हैं, उनके बारे में प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है। वो लोग जो प्रेस में काम करते हैं उनके बारे में प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है। और अभी एक पत्रकार महोदया ने एक किताब लिखी। ये जो ट्रोलर हैं, इनका जो गैंग है, जो गालियां निकालते हैं भारत माता की जय बोल करके, ये इतने संगठित हैं कि ये हमला करते हैं कि जिन्हें उनकी किताब आती है अमेजन पे, करीब 400-500 लोग उसको जाकर के 1 स्टार उसका रेटिंग दे देते हैं, तो उसका रेटिंग एकदम से नीचे चला जाता है और रिव्यू उसका खराब हो जाता है। हर जगह घुस करके आप कोई आर्टिकल लिखिए, ऑनलाइन पोर्टल पे आप कोई आर्टिकल लिखिए, नीचे कमेंट में लोग आपको गालियां दे करके जाएंगे। ये हमला है। और ये हमला ऐसा नहीं है कि ये देश की आवाज़ है, देश की बहुसंख्यक जनता की आवाज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ संगठित लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन चैनल पे कब्जा जमा करके एक तरीके का नैरेटिव समाज के अंदर बना रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि देश की जो समाज है, जो ये ट्रोलर कम्युनिटी से कोई वास्ता नहीं रखती है, शायद उनकी शांति और उनकी जो साइलेंस है वही एक तरह का थ्रेट हो गया? इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ कि मुक्तिबोध ने कहा है, वो भी आपके पड़ोसी हैं रहे हैं, कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। अगर यह मुल्क आज़ाद है तो सबको आज़ादी से बोलने की इजाज़त है। और आज़ादी से जब हम बोलने की बात बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बोलने की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, उसके सूट के खिलाफ बोलना, उसके जुमले के खिलाफ बोलना, उसके जो है जितने
झूठे वादे रहे हैं, जिनको हम जुमले बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलना एंटी नेशनल नहीं है, और ये हमारे संवैधानिक दायरे में आता है कि हम सरकार की आलोचना कर सकते इससे और भी बड़ा एक मुद्दा ये है, जो कई लोग यहाँ पूछते हैं कि एक स्टूडेंट वो पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा है। वो जाता है पढ़ने जेएनयू और वो जाके पॉलिटिक्स में उलझ जाता है, जाके नारेबाजी करता है, जाके, और ये बात अपने उसकी बात में करेंगे, अफजल गुरु की बरसी बनाता है। यार वो गया पढ़ने, वो ये सब क्यों करता है? हैं। पहली बात तो यह है कि कोई स्टूडेंट जो है अफजल गुरु की बरसी क्यों मनाएगा। अफजल गुरु की तस्वीर दिखा दिखा करके आतंकवाद के नाम पे जो वोट बटोरते हैं, ये उनका ही काम है कि वो जनता को हमेशा अफजल गुरु की याद दिलाते हैं। हम लोगों के लिए कभी ये नहीं लगता है कि हमारी गरीबी, हमारा भूख, हमारे हाथ के लिए काम, सबको बराबर का आत्मसम्मान, किसानों को जमीन, फसल का पूरा दाम, इससे ज़्यादा बड़ा कोई मुद्दा है। साफ साफ बोलते हैं हम लोग, सबको शिक्षा, सबको काम, हमें चाहिए आत्मसम्मान, किसानों को जमीन और पूरा दाम। इससे बड़ा सवाल हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रवाद को ब्रांड बना करके, आतंकवाद को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बता करके जनता का वोट दड़ा करके कौन बटोरते हैं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देखता हूं, तुम ही हो कातिल, तुम ही हो मुंसिफ। अमेरिका पहले आतंकवादी बनाता है, फिर उसको मार करके अपनी पीठ खुद थपथपाता है। तो ये जो दौर है कि इधर से हम आकर आतंकवाद की शुरुआत करेंगे, इधर जनता डरेगी, उधर से उसको हम पिल देंगे, सिक्योरिटी का पिल। भाई साहब, इस देश के अंदर अगर आप शांति चाहते हैं, अभी मैं एक डिबेट में आया था, तो हमारे जो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि कौन सा गरीब आतंकवादी हो जाता है। हमने कहा कि यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु का नाम अगर लिया जाएगा तो इस रूप में नहीं लिया जाएगा कि वो शहीद है, लेकिन आतंकवाद पे यदि चर्चा होगी तो जो आतंकवादी हैं उनका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि बीमारी को सही से जाने बिना उसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं गरीब हूँ और मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कोई मुझे कहे कि तुमको 10 लाख रुपया देते हैं, तुम्हारे परिवार का जीवन सुधर जाएगा, तुम अपने शरीर में बम बांध लो और चले जाओ, तो वो चला ही जाएगा। तो उनका स्ट्रेस जो है वो पॉवर्टी पे नहीं होता है, उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के ऊपर होता है। अगर वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के ऊपर ही बात करने के लिए आ जाएं तो फिर मजा आ जाए, तुरंत आमने सामने की बात हो जाए। हम कहते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या किसी एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है या इसका संबंध तमाम रिलीजन से है? ये सिंपल सा सवाल है। और जब हम उसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी सामने आएगा कि अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है तो कोई हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना चाहता है, तो हमारे लिए तो दोनों बराबर है और वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा सवाल ये है कि फिर स्टूडेंट ही अकेला क्यों इसके बारे में नारेबाजी करे? नहीं, स्टूडेंट कभी भी किसी आतंकवादी घटना के पक्ष में कोई नारेबाजी नहीं करता है। स्टूडेंट जो है वो अपने हक की मांग कर रहा होता है। ये कौन सा हक आप मांग रहे हैं? ये हमारा हक, हमारा संवैधानिक हक है, जिसपे हम लोग बार बार कहते हैं कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलनी चाहिए, सबको आत्मसम्मान मिलना चाहिए। सब लोग जो हैं संविधान के प्रस्तावना में जो एम और जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर पाए अपने जीवन में। तो मेरा ये भी सवाल है कि डू यू थिंक द स्टूडेंट जो है, he or she is at a point in her life when she has not sold her soul, उसने अपनी ज़मीर बेची नहीं है, तब तक वो क्लियरली इस मुद्दे को बड़े निष्पक्षता से उठा सकता है, विदाउट कंप्लीट कॉन्शियस से ये, और ये बड़े, मैं ये कहता हूँ कि बड़े ऊंची आवाज़ से ये उठा सकता है। आप जाए जॉब में चले जाए, जिस दिन वो जॉब में गया उसका पार्ट ज़मीर तो वहाँ बिक गया, और थोड़ा सा अगर उसकी फैमिली क्रिएट हुई तो वहाँ उसने और भी ज़मीर अपनी बेच दी। स्टूडेंट एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जिसने अभी तक अपनी ज़मीर नहीं बेची। जब हम हिंदुस्तान के इतिहास को और दुनिया के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो बार बार ये देखने को मिलता है कि स्थापित सत्ता और तथाकथित सच को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो यूथ और स्टूडेंट होता है। ये उदाहरण यह है कि ये धरती है बंगाल की, जब विधवा विवाह की बात हुई तो वो स्टूडेंट था जो आकर के कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। जब सती प्रथा को रोकने की बात हुई तो वो स्टूडेंट था कि आकर के कहा कि मेरी बहन सती नहीं होगी। और ये जितना आंदोलन हुआ है आप देख लीजिए, सती प्रथा के खिलाफ
विधवा विवाह के लिए, या समाज के अंदर वो सारी नई चीज़ें जिसको स्थापित करना जरूरी समझा जाता है, उसमें स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि ये एक तानाशाह का दौर है, ये तानाशाही दौर है, उस दौरान भी जो 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बदली, उसके फोर फ्रंट पे स्टूडेंट थे। जेपी का चेहरा जरूर था, लेकिन उसके फोर फ्रंट पे वो सारे स्टूडेंट लीडर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, वो आकर के सड़कों पे उतरे थे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। और ये हर जगह होता है। अभी साउथ अफ्रीका के अंदर जब हम दिल्ली के अंदर ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन चला रहे थे, जब हमारा फेलोशिप बंद किया गया था सरकार के द्वारा, तो हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था कि सबको फेलोशिप मिलना चाहिए। एजुकेशन सबका बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए हमारा फेलोशिप बंद नहीं होगा। इस सवाल को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन के दौरान ही साउथ अफ्रीका से कुछ स्टूडेंट आए थे और उनका जो स्लोगन था वो था फीस मस्ट बी फॉल, एजुकेशन फॉर ऑल। तो पूरी दुनिया में अभी पेरिस के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि हम समाज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम एक बेहतर इंसान होते हैं तो इससे में समाज का भला है। अगर हम चोर हो जाएंगे, अगर हम बदमाश और गुंडा हो जाएंगे, इससे समाज का नुकसान है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो समाज के अंदर जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, ये उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे टैक्स पे करने के लायक बनाए। और आप मुझे बताइए कि ये सरकार को तो मैं इसलिए बार बार धन्यवाद देता हूँ कि जेल नहीं भेजती तो किताब नहीं आती, और किताब नहीं आता तो 3 लाख का हम टैक्स नहीं भरते। तो आप मैं भी टैक्स पेयर बन गया हूँ। तो टैक्स पेयर हो सके हम, इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स का पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च हो। और पेरिस के अंदर जो है बस जो है वहाँ पे पास जो है वो फ्री किया गया है। हर जगह आप देखेंगे कहीं भी अगर आंदोलन कुछ खड़ा हो पा रहा है, ये हालांकि एक बहुत बुरा दौर है। इस दौर में हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक एक्सट्रीम व्यूज के लोग जो हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, जो हमेशा जो है राइट विंग पोजीशन लेते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होगी, वेलफेयर स्टेट नहीं होगा, सबको बराबर नहीं देखा जाएगा, ये सब बुलशिट आइडिया है, सब कुछ मार्केट के हवाले होगा, सब कुछ मार्केट से कंट्रोल होगा। इसकी जो प्रोवोकेसी चल रही है, और बार बार उसमें एक आपको हेटरेट दिखेगा, जिस तरीके से कट्टरपंथी, हाँ, जिस तरीके से ट्रम्प का भाषण आया कि वो मैक्सिकन्स के खिलाफ हैं, वो जो हैं आपको इसके खिलाफ हैं, एंटी इमिग्रेशन लॉज फॉर मुस्लिम्स। हाँ, इमिग्रेशन लॉज के बारे में, महिलाओं के बारे में, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बार बार जो है वो चलते रहता है। तो उस दौर में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को खड़ा करें, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को जहाँ कहीं भी कैन आई रिक्वेस्ट पीपल टू नहीं, ओवर रिएक्शन नहीं है। ये जो उनका जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य से ही चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को नहीं मानते हैं, और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इस पूरे के पूरे आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, एंटी डेमोक्रेसी भी हैं, और एंटी एजुकेशन कैसे हैं उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रधानमंत्री जी गए वैज्ञानिकों का एक सेशन अटेंड करने के लिए, और वहाँ जा कर के कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हुई थी गणेश जी की। अब आप बताइए कि साइंटिस्टों के सेमिनार में एंटी साइंस जो टेम्परामेंट है आप उसको फैला रहे हैं, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जो और उनका इतिहास रहा है, अभी मौजूदा सरकार है 2.5 साल में जो की है, सिर्फ मैं उसकी बात करता हूँ। आते ही उन्होंने हायर एजुकेशन में 17% का बजट कट किया। जब आप बजट कट करेंगे एजुकेशन का, ये साफ बात है कि आप इस देश के अंदर उन लोगों को शिक्षा से महरूम रखना चाहते हैं जो शिक्षा को प्राप्त करने में इकोनॉमी के आधार पे अक्षम है। एक बात। दूसरी मैं बात ये कह सकता हूँ कि शायद दिस वाज एप्लीकेबल ओनली टू द अपर एंड ऑफ द एजुकेशनल, जो रिसिपिएंट है, जो स्टूडेंट है, मे बी अपर एंड में ही इसको लागू होता है, शायद नीचे के स्तर पे नहीं लागू होता। नहीं, वो तो ये बात तो हम भी समझ रहे हैं ना, जब वो नॉलेज को स्किल तक समेट करके रख देना चाहते हैं। स्किल, नॉलेज के स्पेस को एक स्किल से जो है कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ये तो साफ साफ समझ में आता है। वो चाहते हैं, जैसे अंग्रेज चाहते थे ना, कि हमको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलर पैदा करना है, हमको एजुकेशनिस्ट नहीं पैदा करना है, हमको साइंटिस्ट नहीं पैदा करना है, हमको डॉक्टर नहीं पैदा करना है, हमको फिलोसोफर नहीं पैदा करना है। तो इनको भी लगता है कि सिर्फ 10वां तक लोगों को पढ़ाना है। 10वीं से आगे जब हम पढ़ेंगे, जब स्पेशलाइजेशन का दौर आएगा, जब हम साइंटिस्ट बनेंगे,
तो जितने भी तरीके की इलॉजिकल चीज़ें हम उसको काउंटर करेंगे, जितने सोशल साइंसेस को हम पढ़ेंगे, जब पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, जब हम सेक्युलरिज्म की थ्योरी को पढ़ेंगे, जब हम मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के डिस्कोर्स को देखेंगे, जब हिंदुस्तान के इतिहास को हम पढ़ेंगे, तो अपना इतिहास ढूंढेंगे, अपने पॉलिटिक्स को हम डिसाइड करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोसाइटी के अंदर जितने भी इलॉजिकल चीज़ें होती हैं हम उसको काउंटर करेंगे। इसीलिए उनका हमला जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर है, और ये जो बजट कट है 17% प्रिसाइजली जो है वो हायर एजुकेशन को अफेक्ट करने के लिए था। उसी के तहत जो है वो जो नॉन नेट फेलोशिप मिलता है तमाम स्टूडेंट को, एमफिल के स्टूडेंट को 3,000 रुपया और पीएचडी के स्टूडेंट को 5,000 रुपया मिलता था। फिर जो है वो एमफिल को 5,000 और पीएचडी को 8,000 रुपया मिलने लगा। हम लोगों का डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका डिमांड था कि इसको रेज किया जाए, क्योंकि महंगाई जब बढ़ गई है, 200 रुपये दाल मिल रहा है और आज कलम जो है वो 2 रुपये में नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा स्टाइफंड भी बढ़ना चाहिए। और उसको 8,000 से 8,000 पीएचडी एमफिल के लिए और 12,000 पीएचडी के लिए इंक्रीज करने की बात थी। सरकार ने एक कमेटी बनाई, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कमेटी का नाम था फेलोशिप इन्हांसमेंट कमेटी, और कमेटी का डिसीजन ये था कि फेलोशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मतलब वो चाहते हैं कि एजुकेशन लोगों को नहीं मिले। क्यों ऐसा वो चाहते हैं? भाई साहब, जिसको अपनी डिग्री दिखाने में इतना शर्म हो, वो दूसरे को क्यों डिग्री देना चाहेगा? ये तो सीधी सीधी बात है। ये तीनों जो आप बात हम पूछ रहे हैं, और हमको लगता है कि ये किताब या जो जितना हम सेमिनार और गोष्ठी इस मुद्दे पे कर रहे हैं वो कम है। ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशन तीनों के इतने ज़्यादा खिलाफ हैं कि 250 पेज में तो उसको समेट पाना संभव भी नहीं है। इंटरेस्टिंग। आपने एक ये भी कहा कि आपकी जब जेएनयू की इलेक्शन हुई थी तो आपने पेज 165, अगर हो सका तो मैं वहां से पढ़ता हूँ, बिकॉज आई थिंक वो वहां जो इम्पैक्ट होगा, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा। The unity that I had been talking about for the past year now became more relevant than ever. So when I won the elections, I did not take out a victory procession that night, as was the tradition. Instead, when I took the oath, I said I would organize a unity procession that raised the flags of all student parties except the ABVP. The march was a success. More than 1,500 students took part, coming from the left and Ambedkarite organizations. The campus was charged by the clamor of our voices, the energy in our vision. But most importantly, we won everyone's hearts by making the election victory not just AISF's, but that of all left-leaning, egalitarian-minded parties. Brainwave किसका? देखिए, अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके के दौर में हम लोग रह रहे हैं, आज कुछ जर्नलिस्ट के स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेज से आए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता है कि आज के समय में लेफ़्ट के यूनिटी की ज़रूरत है? हमने कहा कि लेफ़्ट की यूनिटी तो अपने आप में ज़रूरी है ही, उससे आगे बढ़ कर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लेफ़्ट यूनिटी की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके का असॉल्ट है पूरी दुनिया के ऊपर, जहाँ लिबरल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बच पा रहा है और एक राइट विंग टेंडेंसीज वाली गवर्नमेंट बन रही है, जो प्रिसाइजली जो है एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत करना सिखाती है, डेमोक्रेटिक इथॉस के ऊपर हमला करती है, वेलफेयर स्टेट जैसी चीज़ें आज डेंजर में है, सब कुछ मार्केट के हवाले किया जा रहा है। ये एक बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, ये लड़ाई उतनी मजबूत होगी। क्योंकि आज ये दौर नहीं है कि हम मैक्सिमम जो है एजेंडा बना करके मैक्सिमम यूनिटी की कोशिश करें। हमको लगता है कि आज मिनिमम एजेंडा बना करके मैक्सिमम यूनिटी बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपसे जब हम बात कर रहे हों तो आप हमारे 100 में से 70 बातों से आप असहमत हों, लेकिन अगर आप 30 बात से भी सहमत हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को एक साथ आकर के लड़ना चाहिए। ऐसा सिचुएशन हमारे सामने। आपको लगता है कि जेएनयू में वो हुआ उस वक्त कि ऑल पार्टीज कोलैबोरेटेड एक्सेप्ट द एबीवीपी वाज हिस्टोरिक इन इट्स ओन वे? देखिए, कई बार तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, कई बार ये चीज़ें नहीं हो पाती है। मसलन जब हम लोग स्ट्रगल में होते हैं, प्रोटेस्ट में होते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा आसानी से यूनिटी बन जाती है। लेकिन जब उसी स्ट्रगल को, उसी प्रोटेस्ट को एक इलेक्टोरल अल्टरनेटिव देने की बात होती है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सीट को लेकर के, अपने पार्टी और बैनर को लेकर के, जो हमारा एक तरीके का सेक्टेरियन और कंजर्वेटिव आइडिया होता है, ऑल्दो कि हम बहुत क्लेम करते हैं कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन हम होते हैं बहुत सेक्टेरियन।
कि हम जो है कई बार मार्क्स के नाम पे एंटी मार्क्स पोजीशन ले रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो यूनिटी बनना मुश्किल होता है। लेकिन जेडीयू में हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैक्सिमम टाइम ये जो राइट विंग असॉल्ट है, सांप्रदायिक जो लोग हैं, धर्म के आधार पे जो लोगों की जानें लेते हैं, जाति के आधार पे जो लोगों की जानें लेते हैं, लिंग के आधार पे जो लोगों को आत्मसम्मान से जीने का हक छीन लेते हैं, ऐसी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ मैक्सिमम टाइम जो है यूनिटी बन पाती है। ये आपको हमारे ऑडियंस के लिए ये कहना जरूरी होगा कि आपके जेएनयू में एबीवीपी का क्या रोल रहा। आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये सेक्टेरियन की जो आप बात करते हैं, शायद हम लोग इस कॉन्सेप्ट से नावाकिफ हो। तो आप अगर ये बताएं कि एग्जैक्टली जेएनयू में क्या माहौल रहा और एबीवीपी पे कितना बड़ा रोल था उसमें। देखिए, मैं एक बार जो है ना वो भेड़ भेड़िए का उदाहरण दे दिया, तो बीबीसी का पत्रकार बोला कि आप जो है भेड़िया बोल रहे हैं। हम बोले मेरे ऊपर थोड़ा पंचतंत्र का प्रभाव है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए गांव में कोई भेड़िया घुस आया है, तो जो दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे होते हैं ना, वो भी डंडा लेकर के साथ में भेड़िया के पीछे दौड़ जाते हैं कि भेड़िया भगाना है, क्योंकि भेड़िया गांव में घुस आया है। तो मैं समझता हूँ कि एबीवीपी का सबसे बड़ा रोल ये है कि एबीवीपी जब से मजबूत हुई है कैंपस में, बाकी लोग उसके खिलाफ बहुत अच्छे से यूनाइट हो गए हैं। मेरे दोस्त ने बंबई से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि कन्हैया को ये जरूर पूछना कि कैंपस में प्रो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के नारे क्यों लगाए गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल कन्हैया से ज़्यादा इस देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि आपके देश में जिसके आप गृह मंत्री हैं, देश हमारा भी है लेकिन गृह मंत्री आप ही हैं, तो वहाँ पे ऐसा अगर नारा लगा तो वो पकड़े क्यों नहीं गए? अगर पकड़े गए तो छोड़े क्यों गए? और छोड़े गए तो चार्जशीट फाइल करके दोबारा उनको जेल क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो ये सवाल तो गलत आदमी से पूछा जा रहा है। तो मैं बस एक बात कह देता हूँ कि जहाँ आग होगी वहीं धुआं होगा, और जहाँ आग नहीं होगी वहाँ आप धुआं दिखाने का प्रयास करेंगे तो आजकल फॉग बहुत चल रहा है, तो एक्चुअली धुआं है नहीं। धुआं अगर होता तो वो लोग पकड़े भी जाते, वो जेल में भी होते। सेपरेटिस्ट नारा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। देश के अंदर जनता के ऊपर जो असॉल्ट होता है उसको, और देश को तोड़ना उसको, ये दोनों को अलग करके समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि उसको ये कश्मीर को स्लाइस करने की जरूरत है और समझने की है इन डिफरेंट वेज। इस पे जो है अलग अलग पॉलिटिकल लीडर ने, पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने अपना अपना पोजीशन रखा है। अब मैं एक चीज फिर से एक विवेकानंद का एक कोट करता हूँ, देखते हैं जो हमारे तथाकथित जो भक्त हैं वो कैसे जो है इसको डिफेंड करेंगे। विवेकानंद लिखते हैं कि राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है, महलों में नहीं, और राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ा झूठ है। ये विवेकानंद लिखते हैं और कहते हैं कि इस राष्ट्र का निर्माण वेदांत मस्तिष्क और इस्लामिक शरीर से होगा। क्या इस बात को ये जो विवेकानंद का तस्वीर लेकर के घूमने वाले लोग हैं वो जरा हमको समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? और एक जगह और विवेकानंद लिखते हैं कि मंदिर में बैठ करके गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा है फुटबॉल खेलना। तो ये जो इनका एप्रोप्रिएशन का दौर है, जहाँ ये टर्मोलॉजी को एप्रोप्रिएट कर लेते हैं लेकिन इनको आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कश्मीर का क्या होगा ये कश्मीर की जनता तय करेगी। ये बाबा साहब का पोजीशन है, क्या आप उनको एंटी नेशनल बोलेंगे? ये जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया है कि आप कश्मीर की जनता के बारे में बोलेंगे आपको सेपरेटिस्ट कह दिया जाएगा, जो मैं पहले बोल रहा था। आप छत्तीसगढ़ झारखंड में आदिवासी लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो उनका जमीन छीना जाएगा, उनको बोल देंगे आपको एंटी डेवलप कह दिया जाएगा, आपको नक्सली करार दे दिया जाएगा। तो इन चीजों को बाइफरकेट करने की जरूरत है, और जो पीपुल्स मूवमेंट है, जो वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उसको सपोर्ट करने की, उसके लिए खड़ा रहने की, उसको लड़ने की जरूरत है। आपको जब जेल किया गया तो काफी ऐसी कोशिशें होंगी जेल में आपको तोड़ने के लिए, आप टूटे कैसे नहीं? हम तो पहले से टूटे हुए हैं, तो वो क्या तोड़ेंगे? मतलब अभी इसको ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि कैशलेस भारत बनाएंगे, तो हम अपना पॉकेट टटोल के बोले तो पहले से कैशलेस है। मतलब इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसके पास कैश है ही नहीं। अब जो लोग यहाँ वो रिक्शा ठेला चलाते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को कैशलेस हो जाते हैं। मतलब उनको कोई पेटीएम करने की जरूरत नहीं है। पीएम जी आप ही पेटीएम कीजिए, आपको बहुत पैसा है। तो ये सब चीज जो बात है ना कि तोड़ेंगे,
हम तो पहले से टूटे हुए हैं। ये देश जो है जात के नाम पे टूटा हुआ है, धर्म के नाम पे टूटा हुआ है, लिंग के नाम पे, भाषा और क्षेत्र के नाम पे टूटा हुआ है। अब कितना तोड़ोगे भाई, अब बंद करो, मत तोड़ो। कहीं ना कहीं कोई मनोवैज्ञानिक दबाव तो होगा जेल में, वो कैसे आपने रेजिस्ट किया? ईमानदारी से बताते हैं, जेल जा करके पता चला कि ये दुनिया जो है वो खुली जेल है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्पेस का फर्क है। वहाँ थोड़ा स्पेशल सेल था तो जगह कम थी, यहाँ ये सरोवर है, जगह ज़्यादा है, लेकिन जेल है। अगर जेल नहीं होती तो आप ही बताइए, महिलाओं के साथ जो यहाँ छेड़छाड़ होती थी उसके खिलाफ में आपको क्यों संघर्ष करना पड़ा? तो दायरे जो है वो बढ़ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस उसी तरीके का काम करता रहता है। तो जेल का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव मेरे ऊपर न था और न लगता है आगे रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसा सच मालूम हुआ है जो कि बहुत सारे पुराने इल्यूजन को ख़त्म कर दिया। कौन से ऐसे सच थे? जैसे कि जब आपके दिमाग में ये होता है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि क्या पता, मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि आप कभी सपने में सोचे थे कि पानी बोतल में बंद होकर के बिकेगा? बोले कि तुम्हारी उम्र में अगर ये बात हम बोलते तो लोग कहते पागल हो गया है। तो आज जो है बोतल पानी में बंद होकर के बिक रहा है, कल हवा, फ्रेश एयर जो है वो मशीनों में बंद करके बेचा जाएगा। आजकल तो एक मशीन भी आ गई है, लोग घर के दरवाजे पे लगा लेते हैं कि पूरे शहर में पॉल्यूशन रहेगा, मेरे घर में फ्रेश एयर आएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन और जो दायरा है उसको समझने लगे हैं एक्चुअली। दूसरे हमारे दोस्त ने ये पूछा कि कन्हैया को ये जरूर पूछना कि वो स्टूडेंट ज्यादा है कि पॉलिटिशियन? ये जो है ये सवाल जो है बड़ा खतरनाक सवाल है। खतरनाक इसलिए है कि ये दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश है। जैसे आपसे मैं अगर पूछूं, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपकी माता जी भी हैं, और आपसे मैं पूछूं कि आप पति ज़्यादा हैं कि बेटा ज़्यादा है, तो ये कितना डिफरेंट सवाल है, इसका आंसर भी उतना ही डिफरेंट होगा। भाई मैं पति हूँ अपनी पत्नी का और बेटा हूँ अपनी माँ का, इसका सीधा जवाब है। तो एक इंसान, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, कल को टीचर हो जाऊँ, हो सकता है कि जॉब ना मिले तो बेरोजगार ही घूमता रहूँ, प्रोटेस्ट ही करता रहूँ। तो उसको मैं पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देखता हूँ। इस ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हमारे देश में प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी है जो सिर्फ वही करते हैं और कुछ नहीं करते। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स को जो है कभी भी जो है वो प्रोफेशन उस तरीके से नहीं बनाना है। वी आर बाउंड टू डू पॉलिटिक्स। जब सब कुछ पॉलिटिक्स से डिसाइड हो रहा है, ऐसे दौर में हम अपना पॉलिटिक्स डिसाइड करेंगे कि हमारा पॉलिटिक्स क्या है, हमारा बेटरमेंट किस में है, समाज का बेटरमेंट कैसे होगा। हर हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्लास से हम आते हैं, जिस आइडेंटिटी से हम आते हैं, उसका बेटरमेंट कैसे किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है। ये तमाम सवाल हमारे सामने रहेंगे। नमक से लेकर के तेल तक, हवाई जहाज से लेकर के रेलगाड़ी तक, सबका किराया अगर पॉलिटिक्स डिसाइड करता है तो हम अपना पॉलिटिक्स डिसाइड करेंगे। तो आप ये भी कह रहे हैं कि अगर जागरूक इंसान है, जागरूक हिंदुस्तानी है, तो पॉलिटिशियन है। जब आप मुझे बताइए कि सरकार जो है करोड़ों रुपया खर्च करके ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और वो आकर के कहते हैं कि मतदान आपका अधिकार है, मतदान जरूर कीजिए, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। मतदान हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे। कोई भी इंसान जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, वो सब पॉलिटिकल है। और मैं तो समझता हूँ कि जब कोई कहे कि मैं ये पॉलिटिकल हूँ, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपने एक पेज 199, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, नेक्सस बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म। इसका अगर उदाहरण, इसका अगर विश्लेषण से बता सके कि इसका मतलब क्या है? देखिए, मसला ये है कि ये एक्चुअली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो बहुजन जनता है उसके सामने जो है दो दुश्मन हैं। एक तो इस देश की जो जाति व्यवस्था है, जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है इस देश का, वो, और दूसरा जो ये पूंजीवाद है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये दोनों जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, जिसमें निचले पायदान पे जो लोग हैं वो काम करते हैं, सर्विस का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, और उसका जो आनंद है, उसका जो ओनरशिप है, वो ऊपरी पायदान पे बैठे लोग उठा करके ले जाते हैं। तो उसके खिलाफ जो है एक यूनाइटेड स्ट्रगल की जो है वो बात वो करते हैं कि इसको, इस दोनों दुश्मन के साथ एक के खिलाफ एक साथ लड़ना चाहिए। इसीलिए जो उनकी पार्टी भी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वो लेबर पार्टी बनाते हैं।
और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत सारी जनता ही यहाँ की प्रोलेटारियत है। तो आइडियोलॉजिकल यूनिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम जय भीम लाल सलाम की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये दोनों सवाल, जात के खिलाफ भी लड़ना और जितने फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैं उसके खिलाफ लड़ना, ये हमारा प्राइमरी एजेंडा है। कभी आपको डर नहीं लगा? यू टेकन ऑन अ वेरी माइटी ओपोनेंट, आपके जो सामने आदमी है वो आपसे कहीं ज्यादा। The questions can come later. Once let us finish our